9th क्लास हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में। पेज नंबर 140 पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। पेज नंबर 140 ओपन करें और वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को पढ़ना हम स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कल के लेक्चर में मिल गई थी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है उसको हम कहते हैं ये इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। और नॉर्मली हम ये कैरेक्टर असाइन करते हैं मेटल्स को, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें। जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकती एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इस एक्सेप्शन को आपने याद रखना है। अब मेटल्स की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसे हम उस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह रहे हैं। इसे हम मेटालिक कैरेक्टर की सेंस में भी ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा तो वो न्यूट्रल तो नहीं रहेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ये रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आइंस या फिर केटाइंस। अगर हम मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो वो मेटल जो जितने इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी, अपने वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जितना इजीली रिलीज कर देगी और जितनी आसानी से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से रिलीज होने हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। बुक पर अगर आप देखें तो यहाँ पे सोडियम की आपको एग्जांपल दी गई है। सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। मैंने कल भी बताया था कि ग्रुप 1 ग्रुप नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 में है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ही एक है, उसी को रिलीज करेगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक एटम पर। अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में आपके पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम इसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अब आप देखें उसका उससे पीछे वाला शेल तो पूरा है ना, लेकिन ओवरऑल सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसके प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर जो है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए उसका सेकंड वाला जो शेल है वो कंप्लीट है, तो ये आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है इसलिए इस पर चार्ज भी +2 आ गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज वो कैरी करेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए उस पर +2 चार्ज आ गया। इसके साथ ही आपको बुक में मैग्नीशियम की जगह एग्जांपल दी गई है जिंक की। तो जिंक में भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है इसलिए इस पर +2 चार्ज आ जाता है। ये जो ऊपर जनरल इक्वेशन लिखी हुई है m goes to m plus इलेक्ट्रॉन माइनस, ये जनरल इक्वेशन है फॉर मेटालिक कैरेक्टर। इसको बुक्स पे नोट करें कि कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करिए डिपेंड करेगा कि उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये चार्ज लूज करने की एबिलिटी को आप एटम के साइज से लिंक कर सकते हैं। आपने पीछे पढ़ा डिटेल में एटॉमिक रेडियस के बारे में कि जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं एटम का साइज बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे साइज उतना ही बड़ा होगा। और आप देखेंगे जितना किसी एटम का साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर वीक होता जाएगा। खुद सोचकर बताएं कि न्यूक्लियस के लिए पास के इलेक्ट्रॉन शेल्स पर अट्रैक्टिव फोर्स करके उन्हें अट्रैक्ट करके रखना आसान है कि कोई चौथे या पांचवें नंबर के शेल पर जाकर। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जितना साइज बड़ा होता जाएगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड वीक होता जाएगा। अगर न्यूक्लियस का होल्ड वीक है इसका मतलब है कि वो अट्रैक्शन की फोर्स वीक है। तो एटम के लिए बड़ा आसान है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना। इसका मतलब अगर आप अलोंग द ग्रुप मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा ना,
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को ही हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे आप अलोंग द ग्रुप मूव करें, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तक आते आते एटम का साइज हो गया इंक्रीज। एटम का साइज क्योंकि अलोंग द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज वेरी इजी फॉर एन एटम टू लूज इट्स आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान होगा। और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान है, उतना ही उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, उतनी ही उसकी मेटालिक नेचर भी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करो, तो अलोंग द पीरियड आपको पता है एटम का साइज श्रिंक हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा दे रही हूँ, लेकिन पिछले चैप्टर में आप बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं कि जब अलोंग द ग्रुप मूव अलोंग द पीरियड मूव किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, नो डाउट एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। साइज श्रिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो शेल्स हैं वो सेम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं, कोई न्यू शेल ऐड नहीं हो रहा। अलोंग द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम उसी एक शेल में जो यहाँ पे ऐड हुआ होगा, लेट्स फॉर लिथियम के पॉइंट पर जो शेल ऐड हुआ होगा, थ्रू आउट द पीरियड उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई। अब न्यूक्लियस का जो होल्ड है उस इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी तो ऐड हो रहे हैं ना। प्रोटॉन के ऐड होने की वजह से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा वो पॉजिटिव होगा, उतना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा। और अगर न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रांग होगा, तो वहां से किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का रिलीज करवाना मुश्किल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसकी कम है, या मेटालिक कैरेक्टर उसका इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस चीज से आपका ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप आप बता सकते हैं। अलोंग द ग्रुप अगर हम मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज हो रही है, इससे आप रिलेट करेंगे उसके साइज से। और साथ ही साथ दूसरी चीज अब आपको मैं बताने वाली हूँ, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपको याद हो, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिलीज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू मेक आयन। तो वो जो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देते हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज करना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना। इससे आप ये देखते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जीज दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हैं? जैसे जैसे आप अलोंग द ग्रुप मूव करोगे, वही बात साइज इंक्रीज होगा, और साइज जितना बड़ा होगा आपको बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए। वो जो एनर्जी आप दे रहे हो वो आयनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स का वहां से रिलीज होना वो मेटालिक कैरेक्टर है, या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उस मेटल की। इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जीज दोनों लिंक हो जाएंगी और दोनों का ट्रेंड भी सेम होगा। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ी एनर्जी देके आप इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा दोगे। लेकिन अगर हम ये अलोंग द ग्रुप बात हो रही थी, सॉरी, अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें तो एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड उसके आउटर मोस्ट शेल पर स्ट्रांग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को तो हम आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। इट मींस अलोंग द पीरियड मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर को ही हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह रहे थे, वो डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करेगा। किसी एटम के लिए, किसी मेटल के लिए जितना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना, उतना ही उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो कम होगी या वो वीक होती जाएगी। तो आई होप कि ट्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी सी बात याद रख लें, अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमने कहा द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, जितना आसान होगा रिलीज करना उतना ही स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। और अलोंग द पीरियड किसी भी एटम मेटल की बात करें अगर, तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या उसके बारे में बताया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। तो आप देखो कि सोडियम के लिए एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एक ही आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज करवाना है। लेकिन अगर हमने किसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाना हो, तो दोनों एक साथ रिलीज नहीं होंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। लेकिन
सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप रिलीज करवाओगे तो देखो वो तो आप एक न्यूट्रल एटम में से रिलीज करवा रहे हो, वो इजीली रिलीज हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आपने रिलीज करवाना है तो वो आपने एक न्यूट्रल एटम में से रिलीज नहीं करवाना, वो तो आपने एक यूनिक पॉजिटिव आयन में से रिलीज करवाना है। यूनिक पॉजिटिव आयन का मतलब ऐसा आयन जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी पर उसके न्यूक्लियस का होल्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसमें से अब आप कैसे रिलीज करवाएंगे, देखो ना, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा दिया उसे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस का होल्ड उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तब दूसरे इलेक्ट्रॉन को वहां से रिलीज करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप दो चीजें कंक्लूड करोगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सेकंड टाइम आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहे हैं यूनिक पॉजिटिव आयन में से। यूनिक पॉजिटिव आयन का मतलब है कि ऑलरेडी उसमें पॉजिटिव चार्ज का होल्ड नेगेटिव चार्ज पर ज्यादा स्ट्रांग है, और जब अब आपने उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना तो वो एटम इजीली तो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को लिंक किया था। तो साथ ही साथ आप फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ लें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पर मैग्नीशियम के बारे में बात की गई है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 738 किलो जूल पर मोल है, ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन सेकंड टाइम जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएंगे तो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जो कि 1450 है, मतलब 1450, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। डबल क्यों हो गई, क्योंकि भाई अब यूनिक पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो रिलीज करेगा। तो आपने इसके साथ नीचे ही पेज नंबर 141 पे एक टेबल दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जीज का, उसको आपने याद करना है। ऐसा करें कि आज आप फर्स्ट 4 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी याद कर लें। हर लेक्चर के साथ हम 4 एलिमेंट्स को याद करते जाएंगे, और इसके साथ आपने याद करनी है टेस्ट योरसेल्फ 8.1। 8.1 को अच्छे से याद करें। आप लोगों को इसके आंसर जो हैं वो भेज दिए जाएंगे 8.1 के, वहां से आपने इसको याद करना है। और ये काम ज्यादा नहीं है, अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसको आपने अच्छे से याद करना है, इंक्लूडिंग दिस टेस्ट योरसेल्फ। थैंक यू।